ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रहा है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बेटा मेरी आवाज ठीक आ रही है? पहले बता दिया करिए। ये सर जी पेज नंबर 3 पे जरा काफी थ्योरी लिखी हुई है, आपको इसको क्वेश्चंस क्लियर है? ये जैन साहब को यार ग्रुप में ऐड करें यार, उतना 4 दिन हो गए मुझे ऐड नहीं हुए। इसको क्वेश्चंस में कोई कंफ्यूजन तो नहीं सर? रिवाइज किया सबने बात? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन? ये बड़ा दरवाजा बंद करते हैं सब लोग, प्लीज क्लास टाइम पे ज्वाइन किया करें, बेसिकली भी ऑनलाइन रूटीन बनती जा रही है। तो नेक्स्ट बेटा पेज नंबर जो 3 है आपके पास, जो नोट्स आपको दिए हैं मैंने, इस पे जो थ्योरी लिखी हुई है, ये थ्योरी अभी समझने के लिए पहले क्वेश्चन नंबर 3 पे है, ये क्वेश्चन करो, उसमें जहां जहां जरूरत पड़ती है तो मैं ये चीजें सारी समझाता हूँ। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने पढ़ लिया, इससे में कुछ फर्दर चीजें बस ऐड हो गई। क्वेश्चन नंबर 8 on 1st July 2010. Ready? Miracle Textile Limited acquired a machine on lease from a bank. बैंक बेटा लेसर हो जाएगा, Miracle Textile Limited lessee. Details of the lease are as follows. Cost of the machine 20 million. Lease term and useful life are 4 years and 10 years. What is the meaning lease term? जितने अरसे का लीज एग्रीमेंट है, जितने अरसे में इंस्टॉलमेंट्स की पेमेंट होनी है वो लीज टर्म है। यूजफुल लाइफ किसे कहते हैं? जितने अरसे एसेट इस्तेमाल हो सकता है। तो क्या ये जरूरी है कि ये लीज टर्म और यूजफुल लाइफ सेम हो? डिफरेंट हो सकती है। जरा क्वेश्चन नंबर 1 निकालो। क्वेश्चन नंबर 1 बताएं, लीज टर्म कितनी है? 4 इयर्स। और यूजफुल लाइफ को जरा इनडायरेक्टली देखें कितनी है? 20% स्ट्रेट लाइन मेथड दिया हुआ है आइडिया इसका। इट विल टेक हाउ मेनी इयर्स टू डेप्रिशिएट द एसेट? ये 5 इयर्स बनता है, डिफरेंट हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, व्हाट इज द लीज टर्म फर्स्ट टाइम? लीज टर्म फाइनली इस टाइम पीरियड में इंस्टॉलमेंट्स पे करनी, और यूजफुल लाइफ जितने अरसे एसेट इस्तेमाल होगा। कैन बी सेम, नहीं कैन बी समटाइम्स सेम, लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं हमारे, लेकिन लीज टर्म 4 इयर्स है। अब इसकी क्या सिग्निफिकेंस है वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ फर्दर डिस्कस करता हूँ। इंस्टॉलमेंट्स है 5.8 बिलियन की, टू बी पेड एनुअली इन एडवांस। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की डेट क्या होगी? 1 जुलाई 2010 फर्स्ट लाइन। सेकंड की 1 जुलाई 2011। कितनी टोटल होंगी? कितनी इंस्टॉलमेंट से टोटल होंगी? 4 ही होगी, 4 साल लीज टर्म एनुअल इंस्टॉलमेंट, या 10 होंगी? 4 होगी लीज टर्म इंस्टॉलमेंट से, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट को उस साल के एडवांस में देना है ना। नंबर 4, द इंटरेस्ट रेट बेसिक सिंपली मींस इंटरेस्ट रेट है, और इंटरेस्ट रेट 15.72858779%। इतना लंबा सा इंटरेस्ट रेट इसलिए दिया होता है ताकि वो आप पॉइंट्स में ना फंस जाए, राउंडिंग ऑफ की 2 रुपए बच गए, 1 रुपए बच गए, लेकिन ये बंधन हो सकता है कि आधा रुपया बच जाए, तो अब उसको ना करिए, टेंशन बनाइएगा। जितना लंबा सा उसने रेट यदि हम पूरा यूज कर लेंगे, फिर भी समटाइम्स राउंडिंग ऑफ की वजह से कोई 1-2 रुपए 5 रुपए का फर्क आ जाए तो इमटीरियल है, याद रखेंगे प्लीज। अब इसमें ना करिए टाइम वेस्ट कीजिए। देन से नई चीज नंबर 5, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म
तो गिन के जरा बताएं किस डेट पे अब बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। गिन के डेट बतानी है सर, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। लीज टर्म में 4 साल, तो बिगिनिंग ऑफ द 5th ईयर नहीं, एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर नहीं, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। तो 1 जुलाई 10 है पहला काउंटिंग, पहला लीज टर्म का ईयर कब खत्म होगा? 30 जून 11 12 13, तो 30 जून 14 की बात हो रही है, एट द एंड ऑफ द लीज टर्म। क्या होना? MTL has an option. Who is MTL? Lessee has an option to purchase the machine on a payment of rupees 2 million. The fair value means market value of the machine at the end of the lease term is expected to be 3 million. 4 साल बाद ये मशीन की मार्केट वैल्यू क्या एक्सपेक्टेड है, लेकिन लेसी के पास क्या ऑप्शन है? अब क्यों ये है मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन संडे से दोबारा वो भी पूरा करना। It is reasonably certain at the inception means start, at the start of the lease। अगर नहीं इन चीजों को पता है इसलिए मैं बोल रहा हूँ इनके मीनिंग्स। इंसेप्शन मीन स्टार्ट, कमेंसमेंट, इंसेप्शन, शुरू की बात हो रही है। It is reasonably certain at the inception of the lease that lessee will exercise the option to purchase the asset as it is। अगर इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट किया जाए तो ये इसकी ट्रांसलेशन शायद कुछ ऐसे बनेगा। आप जरा देखिएगा, मैं ट्रांसलेट करूँ। पहला सेंटेंस है लेसी अगर चाहे तो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म ऑप्शन 2 मिलियन देके ये एसेट खरीद सकता है। उसने शुरू में नहीं खरीद लिया, शुरू में उसने लीज में लिया। खरीद लेने का कहने में मतलब अपने नाम भी करवा सकता है। शुरू में नाम किसके होगा? अब यहाँ खरीद लेने का मतलब एट द एंड ऑफ द लीज टर्म कि ये एक्स्ट्रा 2 मिलियन दे के अगर वो चाहे तो ये एसेट अपने नाम भी करवा सकता है। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है कि उस वक्त मार्केट वैल्यू होगी 3 मिलियन। तो अपेरेंटली क्या लग रहा है, कोई लेसी को एडवांटेज हो रहा है 1 मिलियन का। और ऑब्वियसली अगर लेसी को एडवांटेज है तो लेसर को फिर डिसएडवांटेज महसूस होगा। कौन कम दे रहा है, कौन कम ले रहा है? अपेरेंटली ऐसा लग रहा है, लेकिन इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैं भी बताता हूँ। और लास्ट सेंटेंस पे क्या लिखा हुआ कि शुरू में ही जब एग्रीमेंट हुआ है तो ये रीजनेबली सर्टेन है कि लेसी एंड में पैसे देके एसेट खरीद लेगा। अब यकीनन फर्स्ट लाइन में, पॉइंट नंबर 5 की फर्स्ट लाइन में एक ऑप्शन वर्ड है, तो ऑप्शन हो सकता है अवेल हो या ना हो। लेकिन लास्ट सेंटेंस में जो इसी पॉइंट में मैं पढ़ा, अगर ये सर्टेन है कि ऑप्शन अवेल होनी है, इट मींस वी नाउ अज्यूम के एसेट एंड में लेसी पैसे देके परचेज कर लेगा। अब एक्चुअली करेगा या नहीं करेगा ये तो कब पता चलेगा? एंड पे ही। लेकिन अगर शुरू में ही ये सर्टेन है कि वो करेगा तो क्या फिर हमें इस एक्स्ट्रा पेमेंट को भी कंसिडर करना चाहिए? पहला रेंटल कब पे कर रहा है? आज। चौथा रेंटल कब पे करेगा? वो भी 3 साल बाद। तो क्या करेगा या नहीं करेगा? हम क्या अज्यूम करेंगे कि इस एग्रीमेंट के मुताबिक जिस जिस डेट पे जो पैसे देने हैं, अनलेस एनी अदर इंफॉर्मेशन, वी अज्यूम कि उन दिनों पे ही पैसे देने। तो अगर फॉर एग्जांपल इस सेंटेंस एंड में इस तरह लिखा होता है इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन, तो हम ये तो यकीनन अज्यूम करते हैं कि रेंटल्स उसने गिवन डेट पे देने हैं। लेकिन फिर हम नॉट रीजनेबली सर्टेन की वजह से क्या करते हैं, इस 2 मिलियन को इग्नोर करते हैं। लेकिन क्या इस सारे पैराग्राफ के बेस पे 2 मिलियन की अमाउंट भी अब लेसी ने एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसर को दे के एसेट की ओनरशिप परचेज करनी है? तो समझ आ रही मेरी बात? अब जो 3 मिलियन 2 मिलियन का डिफरेंस हो गया, जरा समझ लें। अगर आप 2-3 मिनट में देना, जरा बात पूरी अब समझा। अपेरेंटली ऑब्वियसली हमें लग रहा है कि 2 मिलियन पे लेसी के पास ऑप्शन है और मार्केट वैल्यू इस पर 3 मिलियन है। लेकिन बेटा ये कमर्शियल ट्रांजेक्शन है, इसमें कोई अनड्यू एडवांटेज और डिसएडवांटेज वाली बातें नहीं है। अगर एंड में लेसर कम पैसे ले रहा है वैसे, तो ये अंडरस्टूड बात होती है कि वो अपनी इस अमाउंट को ऑलरेडी रेंटल्स में कवर कर चुका होगा। असल में होता क्या है, जब भी लेसर और लेसर के दरमियान पे एग्रीमेंट होगा तो दोनों मिलजुल के ये डिसाइड करते हैं कि पेमेंट पैटर्न क्या होगा।
हमने 2-3 क्वेश्चन और भी दिए हैं, वो बाद में वो भी मैं दिखाता हूँ। समटाइम्स हो सकता है कि कुछ डाउन पेमेंट के तौर पे पेमेंट हो जाए, लेकिन सपोज लेसी करता है मेरे पास इनिशियली पैसे देने के लिए नहीं है, इसलिए डाउन पेमेंट रहने दें। वो क्या करेगा, इस डाउन पेमेंट की अमाउंट को अपने रेंटल्स में अदरवाइज कवर करेगा। मुझसे वो लेसी ये भी कह सकता है मुझसे कुछ पैसे इंस्टॉलमेंट्स में ले लें, जो बच जाए वो एंड में ले लीजिएगा, मैं इकट्ठे उस वक्त दे दूंगा। अनदर ऑप्शन क्या हो सकती है, मेरे से सारे जो पैसे बनते हैं शुरू से अंत तक वो बस इंस्टॉलमेंट में ही ले लें। आप इसका क्या क्वेश्चन नंबर 1 आप निकालेंगे, वहां पेमेंट पैटर्न क्या डिसाइड हुआ था कि पहला 2000 एडवांस में देना और बाकी जो 10,000 में से 8,000 बचेगा है कुछ में डाटा, वो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में देना। और गौर से देखें ये क्वेश्चन नंबर 1 का डाटा एंड में ओनरशिप ट्रांसफर होनी लास्ट टाइम पर होनी है सर, लेकिन क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे के होनी, इसका कोई जिक्र नहीं था। तो अगर इस केस में कोई पैसे होंगे भी तो वो रेंटल्स में ऑलरेडी फिर कंसिडर हो गए होंगे और विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट फिर ओनरशिप ट्रांसफर होगी। तो अगर उस वक्त के पैसे होंगे भी और वो नहीं पे किया जा रहे तो इट डजंट रियली मींस कि लेसर कोई एडवांटेज दे रहा है लेसी को, उसने अपने रेंटल्स में ऑलरेडी से कवर कर दिया होगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी क्वेश्चन नंबर 1 में कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी ने कुछ पैसे दे के ओनरशिप लेनी है। सिंपली बस क्या लिखा हुआ था लास्ट सेंटेंस पढ़ लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 कि ओनरशिप बस ट्रांसफर हो जानी है। लेकिन इसी क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, इसके साथ एक मिनट रिलेट करें, क्या यहाँ भी एंड में ओनरशिप ट्रांसफर होनी है, उसकी सर्टेनिटी है, लेकिन अब कैसे होनी है, कुछ एक्स्ट्रा पैसे देके होनी है। दोबारा जरा पीछे जाए क्वेश्चन नंबर 2 में, यहाँ पेमेंट पैटर्न बस क्या डिसाइड हुआ था कि ना शुरू में कुछ देना ना एंड पे कोई एक्स्ट्रा देना, बस रेंटर्स में सब कुछ देना। और यहाँ पे ओनरशिप की ट्रांसफर की शायद बात इसलिए भी नहीं थी कि फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन देखें लीज टर्म भी यूजफुल लाइफ के बराबर ही थी, तो शायद लीज टर्म के बाद एसेट की वर्थ ही खत्म हो जानी, एसेट ने जितने अरसे इस्तेमाल होना था उतने अरसे ही अगर उसकी यूजफुल लाइफ भी है तो शायद एट द एंड उसका बचेगा कुछ नहीं, तो फिर एंड में शायद ओनरशिप ट्रांसफर होने की कोई बहस भी नहीं थी। तो समटाइम्स क्या हो सकता है रेंटल्स के साथ साथ कोई डाउन पेमेंट, समटाइम्स क्या हो सकता है रेंटल्स एरियर में होंगे, कभी एडवांस में होंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द एग्रीमेंट बिटवीन द लेसी एंड द लेसर। और कभी कभी क्वेश्चंस में क्या होता है कि एट द एंड ऑफ द लीज टर्म भी कुछ पैसे लेसी दे रहा होता है टू ऑब्टेन द ओनरशिप ऑफ द एसेट फ्रॉम द लेसर। ठीक है, लेकिन उस केस में हम फिर कौन सी अमाउंट कंसिडर करेंगे कि लेसी ने देनी है। आगे जरा दोबारा क्वेश्चन नंबर 3 में 3 मिलियन विल बी नॉट रेलेवेंट या 2 मिलियन विल बी रेलेवेंट, जो देना है वही रेलेवेंट होगा। और अगर हमारा एक मिनट मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं, अगर लिखा होता है इट इज नॉट रीजनेबली सर्टेन तो फिर हम डेफिनेटली ना 2 मिलियन को कंसिडर करते हैं और ना ही 3 मिलियन से फिर लेसी का कोई कंसर्न है। उसका कंसर्न बस सिर्फ किससे होता है उन रेंटल से जो उसने एडवांस में एनुअली देना। सब कुछ क्लियर है प्लीज, तो ये बड़ा इसमें नई चीज थी। बाकी इसकी रिक्वायरमेंट्स वही है जो हम कल से पढ़ रहे हैं। एक डेप्रिसिएशन का जिक्र है, स्ट्रेट लाइन मेथड, फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या है, डेलर एंट्रीज, ये कुछ क्लियर है जो बात में यहाँ की है। बाकी मैं चलो फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ। तब रजिस्टर खोला, अरे दोबारा गेम शुरू कर, चलाना बंद करना, फाइनली आप अगर चेयर चेंज करना वरना कुछ देर बाद बच्चे कहेंगे चला दें। आपने कोई पहाड़ी इलाका बना लिया है। बस ये है इस वक्त ऑनलाइन स्टूडेंट्स को मेरी आवाज ठीक आ रही है, एक मिनट बताइए सर। ये काइंडली तरह सब लोग बता दें ताकि मुझे आइडिया और ये मेजोरिटी का प्रॉब्लम तो नहीं है। ये बेटा अगर आपकी कोई वॉइस की डिस्टॉर्शन महसूस हो आप लोगों को तो पहले आप अपना कनेक्शन चेक किया करें, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर मेजोरिटी का प्रॉब्लम हो तो मुझे सबको पता चल जाता है, मुझे सबका आइडिया हो जाएगा। तो अगर एक दो लोग बता रहे होते हैं तो वो फिर डेफिनेटली शायद थोड़ा सा स्पेसिफिक कोई इशू है। जी सर, मेडिकल टेक्सटाइल लिमिटेड अगर अभी ज्वाइन करके देखिए अगर शायद उसकी वजह से प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाता है। कितने सालों की रिक्वायर्ड,
फर्स्ट ईयर है जिसमें 3 साल में खत्म हुआ है, ईयर वाइज है 21 ईयर है। जी सर, फर्स्ट डेट पर 1 जुलाई 2000। जी सर, फर्स्ट एंट्री क्या करेगा? लेसी, हम लेसी की भी डिस्कशन कर रहे हैं। राइट ऑफ यूज मशीन रैपिड, अगर एसेट का नाम हो तो साथ लिखिएगा। जी, क्रेडिट क्या होगा? लीज लायबिलिटी क्रेडिट। जी, किस अमाउंट से एंट्री होनी है? लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स कैसे करते हैं? नहीं, इंस्टॉलमेंट्स नहीं, जो टोटल पेमेंट करनी है लेसी ने लेसर को लीज टर्म में शुरू से एंड तक, तो दोबारा इसकी वर्किंग करें पहले। लीज पेमेंट्स इस डेटा के मुताबिक कैलकुलेट करो। जी सर, लीज पेमेंट्स लिखे डेटा क्या देना है लेसी ने लेसर को? कोई डाउन पेमेंट के तौर पे, वो रेंटल ही है, मतलब कोई एक्स्ट्रा अमाउंट तो नहीं है। 5.8 मिलियन कितने रेंटल्स हो गए? अब यकीन नहीं, क्वेश्चन थाउजेंड्स में रहना चाहिए, एक क्वेश्चन पूरा रुपीस में करना है, इसी को राउंडिंग ऑफ में ना, 5.8 मिलियन के कितने रेंटल्स है? 4 या 10 लीज टर्म में 4 रेंटल्स, ठीक है। तो इसके अलावा भी कुछ पे होना? नहीं, क्या वो ऑप्शन सर्टन है सर? पूरा पैराग्राफ देख, शुरू से एंड तक जो लेसी ने लेसर को पैसे देने हैं अकॉर्डिंग टू द लीज टर्म, वो हमने कंसिडर करने हैं। क्या 2 मिलियन ऑप्शन है ये, वो सर्टन होंगे? अगर वो नॉट सर्टन होता तो हम क्या कर रहे होते हैं? हम इसे इग्नोर करते हैं। 2 हो या 3 हो, ये शुरू में देना है या एंड में देना है? ठीक है, कंसिडर करना है सर, ठीक है। एनी कंफ्यूजन सर? टोटल कर 5.8 मिलियन के 4 रेंटल्स हैं और 2 मिलियन वन टाइम अमाउंट है, ये हर साल है। इज इक्वल, सॉल्व करने सर जी, 25.2 मिलियन। अब एंट्री 25.2 मिलियन से करनी है, इसकी प्रेजेंट वैल्यू पे करनी है? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। डिविजन बना रहा हूँ, लीज पेमेंट्स एलपी। जी सर। जी, क्या इकट्ठी अमाउंट की प्रेजेंट वैल्यू ले लो? बार बार मैं बात कर रहा हूँ, अभी क्लियर होना चाहिए। कैसे करूँ प्रेजेंट वैल्यू? नहीं पता, गलत कर रहे। 558 लाख पहले वाला तो एडवांस में नहीं है? पहला 58 लाख एडवांस में है सर, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी लेंगे या इसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज यही है? बाकी कितने रेंटल बचेंगे? इक्वल होंगे, न्यूटी लग जाएगा, लगाएं। रेट आप पूरा दिया है, पूरा लिखें, लेकिन सॉल्व करके डिवाइड बाय 100 परसेंटेज में 0.15725879 माइनस
सर जी पार्टिसिपेट करें, क्या हो गई इतनी सुस्ती क्यों मुझे? -4 क्यों नहीं? -3 सर, 3 डिवाइडेड बाय, अब डेफिनेटली ये रेट्स राउंड ऑफ करके लिखा जा सकता है, लेकिन आप बार बार फिर वो राउंडिंग ऑफ में फंसते हैं, इसलिए फिलहाल पूरा ही लिखा। नहीं, एक मिनट बताए जी जी, 5 मैंने गलत किया सर, मैं सही हूँ। 1 माइनस 1 प्लस 0.15 7925 1572 5879 -3 ये ठीक है यहाँ पर? अभी तक ये जो मैंने फॉर्मूला में जो प्रेजेंट वैल्यू दी है ये उस ब्रैकेट की प्रेजेंट वैल्यू है, तो क्या वो 2 मिलियन भी रेलिवेंट है? वो कब है? लेकिन क्या वो एक वन टाइम अमाउंट है? तो 4 साल बाद वो 2 मिलियन है, तो उसकी प्रेजेंट डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला या यूनिटी, 2 मिलियन मल्टीप्लाई डिस्काउंटिंग फार्मूला 1 प्लस 0.15 7258 79 -4 ईयर्स 4 साल बाद। कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए काइंडली। ये सॉल्व कर देंगे फाइनली सारा। एक मिनट जी कर लेते हैं। जो आंसर आ रहा है वही बताइएगा, राउंड ऑफ नहीं कीजिएगा, बस उतना राउंड ऑफ कर ले जितना जरूरी है। मेरा ख्याल है कि 165 रुपीज का डिफरेंस है। जो फिगर आ रही है वो बता दें कितना पूरा आ रहा है। 1999999 835 में मुझे लग रहा है, पॉइंट वो 81 है। तो इजाजत देंगे तो मैं कर दूंगा, पता नहीं करूंगा क्या लिखूं सर। ये 20 मिलियन सॉरी 20। अब इस वक्त इसको रटा लेने की कोई जरूरत नहीं कि ये कॉस्ट के बराबर फिगर आ रही है तो हम वही क्यों नहीं ले रहे, ये डिफरेंट हो जानी है चीजें। तो प्लीज ये एंट्री किस अमाउंट पे होती है? एट प्रेजेंट वैल्यू 20 रुपीज। इसमें एक मिनट में मैं रिवाइज कर दूंगा, ये जो सारी वर्किंग हुई है 4 लीज रेंटल्स है, लेकिन पॉइंट नंबर 3 का नहीं देखें, रेंटल्स एडवांस में है। तो फर्स्ट रेंटल जो होगा 1 जुलाई पे उसकी प्रेजेंट वैल्यू एज इट इज आ जाएगी, बाकी फिर 3 रेंटल्स रह जाएंगे, और वो क्योंकि सेम रेंटल्स हैं इसलिए फिर हम एन्युटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो 4 रेंटल्स पहला निकाल के फिर इसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी, और देन फिर 2 मिलियन जो एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स पे करना, तो क्योंकि एक ही दफा 4 साल बाद पे करना है, हर साल पे नहीं करना, तो उसके लिए फिर डिस्काउंटिंग का फॉर्मूला यूज हो जाएगा। अब ठीक है, सब क्लियर है सर? एंट्री कंप्लीट करें। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स की कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी? जी सर, अब आप यहाँ से आगे चलते रहे, बस बताते रहे, करते रहे। ये नेक्स्ट डेट, अच्छा डेट करा सर जी, चीजें रिपीट होने लगी। नेक्स्ट डेट, नेक्स्ट जी सेम डेट, बस रेंटल एडवांस में पे होना है, सेम डेट दोबारा लिखो। कितनी पेमेंट इमीडिएटली हो जानी है? उस 5.8 मिलियन में इंटरेस्ट भी होगा,
क्या डबल एंट्री बस बन जाएगी फिर सीधी, लीज लायबिलिटी डेबिट, कैश क्रेडिट वो सिर्फ प्रिंसिपल ही है, कैश और बैंक क्रेडिट बाय रुपीज 5.8 million। डन है सर। नेक्स्ट डेट एनुअल रेंटल्स है, साल गुजर गया, 30 जून पे क्यों रोक रहे हैं पूरे, ये रेंट आ गया 30 जून 2011। डेबिट, accumulated depreciation credit divided by straight line method है, divide by residual value नहीं, डिवाइड बाय क्या करूँ, पेज नंबर 3 पे आ जाओ, कुछ बीच में जरा नई चीजें ऐड कर रहे हैं। डेप्रिसिएशन की वर्किंग कंप्लीट करने से पहले पेज नंबर 3 सामने रख लो, आपके पास मैं फोटो भी ले आता हूँ। पेज नंबर 3 के स्टार्ट से पढ़ना शुरू करें, कुछ चीजें जो हम कर चुके हैं वो भी फाइनल करना प्रेजेंट, और कोई जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड पॉइंट है वो भी तो मैं फाइनल कर। हेडिंग लिखिए ट्रीटमेंट ऑफ लीज इन द बुक्स ऑफ लेसी पेन हाथ में रखना। एट द कमेंसमेंट डेट, और कमेंसमेंट डेट पे स्टार लगा होगा, स्टार पर नेक्स्ट टाइम में पढ़ लेंगे। कमेंसमेंट डेट मींस द डेट लेसर मेक्स द एसेट अवेलेबल फॉर यूज टू द लेसी, जिस दिन लेसर लेसी को एसेट अवेलेबल कर देगा यूज के लिए, वो डेट कमेंसमेंट डेट है। उस दिन फिर लेसी एंट्री कर देगा द राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। ठीक है, ये हम रोज कर रहे हैं। तो किस दिन लेसी क्या करता है, कमेंसमेंट डेट पे एक डबल एंट्री करता है, राइट ऑफ यूज एसेट डेबिट और लीज लायबिलिटी क्रेडिट। नेक्स्ट किस अमाउंट करता है, द एंट्री शैल इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। लीज पेमेंट्स कैसे करते हैं, ऑल रेलिवेंट पेमेंट्स दैट द लेसी डन है सर। Subsequent measurement after commencement date, a lessee shall measure the right of use asset applying the cost model or valuation model। देखा जाए तो फिर valuation model बिल्कुल वैसे ही जैसा आपको आइडिया है, जेम है चीजें। थोड़ा सा और आगे चले, if use a right of use asset relates to property plant equipment, देखो land, plant machinery, motor vehicles है, and valuation model is applied, the lessee shall apply the valuation model to all of the right of use assets to which the class relates to the class of, ये याद है बस। अगर किसी एक राइट ऑफ यूज मशीन को रिवैल्यू करेंगे तो क्या सारी राइट ऑफ यूज व्हीकल्स को भी करेंगे, सेम क्लास मींस अगर मशीनरीज को करना है तो फिर सारी मशीनरीज व्हीकल्स को किया तो वही प्रिंसिपल जो IAS 16 में था रिवैल्यूएशन का। लेकिन फोर्थ लाइन, क्या राइट ऑफ यूज एसेट की इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज है बनाएगा, ये क्या होती है, लैंड और बिल्डिंग फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन या फिर रेंटल स्टोरेज। तो अगर कोई बिल्डिंग आपने लीज पे ली है और वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, रेंटल्स के लिए आगे रेंट पे लेके आगे रेंट पे देना है, तो IAS 40 वाला राइट ऑफ यूज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो देन फिर आप जब अगर वैल्यूएशन मॉडल यूज करेंगे तो फिर IAS 16 वाला नहीं करेंगे, IAS 40 वाला करेंगे। क्या फर्क है बेसिक्स है उसमें, IAS 40 का फेयर वैल्यू मॉडल में फिर डेप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं होती, और हर साल फिर रिवैल्यूएशन भी होती है, और जो गेन लॉस आए वो फिर इनकम स्टेटमेंट में जाता है। IAS 16 में अगर कोई सरप्लस आए तो वो इक्विटी में जाता है, लॉस आए तो इनकम स्टेटमेंट में जाता है। तो IAS 16 और है, IAS 40 थोड़ा सा और है, तो ये सब चीजें आगे आने नहीं, एक बार रिवाइज कर दो। जितनी बार मैं बात याद करी उतनी तो आगे, बाकी चला मैं खुद ही याद करूंगा। चलो देन जो कॉस्ट मॉडल है वो साथ में आपको पैरा नंबर्स नजर आ रहे हैं, ये ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के पैरा नंबर्स हैं।
जिनकी सिग्निफिकेंस बस ये है कि जब कभी ओरिजिनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लेने की बारी आएगी तो उन स्टैंडर्ड्स में से इन पैराग्राफ्स को टिक लगाया जा सकता है ताकि अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरत पड़े तो उन पैराग्राफ्स में से ये रेलेवेंट चीजें ढूंढी जा सकें। ठीक है, तो नथिंग एल्स। यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि जब स्टैंडर्ड्स पास आए तो इन पैराग्राफ नंबर्स को ढूंढना थोड़ा ईजी हो जाए। जी सर, अगर कॉस्ट मॉडल यूज करेंगे तो कॉस्ट मॉडल वही है जो IAS 16 में भी है और IAS 40 में भी है अगर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कॉस्ट मॉडल पे यूज किया जाए। तो कॉस्ट मॉडल क्या कहता है, ढूंढने वाली चीजें, इनिशियली एसेट को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करें और उसके बाद फिर क्या करें, लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड इम्पेयरमेंट लॉसेस। इम्पेयरमेंट लॉसेस की स्टोरी भी कुछ ना कुछ हमें दोबारा रिवाइज करनी पड़नी है आगे चल के, ये याद है प्लीज चीजें। अब आ जाएगा डेप्रिसिएशन पॉलिसी जिसकी वजह से मैं इस पेज पे आया था ये एंट्री करने से पहले। If the lease transfers ownership of the asset to the lessee by the end of the lease term, दोबारा पढ़ने यहाँ तक किस ओनरशिप की बात हो रही है, लीगल ओनरशिप, एसेट की लीगल ओनरशिप at the end of the lease term, or it is reasonably certain that the lessee will exercise the purchase option available in the lease contract as in question number 3। एक सेकंड के लिए क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 की लास्ट लाइन, ownership is expected to be transferred without any further payment in question number 1। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 लास्ट पैराग्राफ देखिए, देखिए बार बार देखिए, ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। परचेज ऑप्शन है, यहाँ भी एसेट की ओनरशिप ट्रांसफर होनी है लेकिन बाय पेइंग अ सर्टेन अमाउंट एज वेल एट द एंड ऑफ द लीज टर्म व्हिच इज इन 2 मिलियन इन दिस केस। ठीक है, तो अगर ये परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन का मतलब क्या है, सर्टेन का मतलब क्या होता है, तयशुदा है, रीजनेबली तयशुदा है, पता है कि ये होना ही है। ठीक है, तो अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है तो क्या दोनों का नेट इफेक्ट ये है कि एसेट लेसी के पास ही रहना है। आप इस एंगल से दोबारा ये पहली 2 लाइनें पढ़ना, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा एट द एंड ऑफ द लीज टर्म या परचेज ऑप्शन एक्सरसाइज करके लेसी ने एसेट ले लेना है तो क्या दोनों में सेम ये है कि एसेट लीज टर्म में भी लेसी के पास ही रहना और आफ्टर द लीज टर्म भी लेसी के पास ही रहना है। तो कब से लेके कब तक भी लेसी के पास ही रहना है, शुरू से लेके लीज टर्म के बाद भी इसी के पास रहना। इट मींस पूरी यूजफुल लाइफ लीज टर्म के बाद भी अगर यूजफुल लाइफ है तो उस यूजफुल लाइफ में भी एसेट लेसी ने ही इस्तेमाल करना है। तो इन 2 केसेस में आप डेप्रिसिएशन फिर कैसे चार्ज करेंगे, डेप्रिशिएट द एसेट ओवर यूजफुल लाइफ, लॉजिकल है। लीज टर्म में भी कौन यूज करता है, लेसी, और अगर ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए चाहे बगैर एक्स्ट्रा पे किए चाहे परचेज ऑप्शन की अमाउंट पे करके, इवन देन लीज टर्म के बाद भी एसेट लेसी के पास ही रहेगा, देयरफॉर वो पूरी यूजफुल लाइफ की बेस पे एसेट को डेप्रिशिएट करेगा। डन है सर वर्ड्स, इसको शॉर्ट वर्ड्स में इस तरह बोल सकते हैं कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है तो डेप्रिशिएट द एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ। द मीनिंग है यूजफुल लाइफ कब से कब तक की, शुरू से ही आप किस लाइफ को बेस बनाएंगे, सॉरी किस अरसे को बेस बनाएंगे, यूजफुल लाइफ को बेस बनाएंगे। लेकिन क्या कभी ये भी हो सकता है कि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी या परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है। अगर इस तरह से हमें कोई इंडिकेशन मिल गई तो नेक्स्ट पैराग्राफ को, नेक्स्ट लाइन को गौर से देखें। इफ दिस इज नॉट द केस मींस ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है, देन बगैर देरी आगे चलें, द लेसी शैल डेप्रिशिएट द एसेट ओवर द शॉर्टर द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ। इसको अंडरलाइन करो। अभी सारे इस पैराग्राफ में हमने बातें की हैं मैं उसको एग्जाम्पल की फॉर्म में 3 नीचे एग्जाम्पल्स आ रही, बल्कि सॉरी 2 आ रही, इनकी बेस पे समझाता हूँ। पहले एक बार दोबारा मेरी बात सुन लें, पहली 2 लाइनें, अगर ओनरशिप ट्रांसफर होनी है या परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन है तो आपने लीज टर्म को बेस नहीं बनाना, अपने यूजफुल लाइफ को बेस बनाना। यहाँ तक लॉजिक भी ठीक है? क्यों?
लीज टर्म में भी लेसी ने एसेट को यूज करना है, ओनरशिप ट्रांसफर होने के बाद भी उसके पास रहना, तो वो शुरू से ही यूजफुल लाइफ को बेस बना के डेप्रिशिएट कर देगा। लेकिन अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, परचेज ऑप्शन रीजनेबली सर्टेन नहीं है, इसका मीनिंग ये है कि लीज टर्म के बाद एसेट दोबारा लेसर के पास चला जाएगा। पहले ये सोचो, लीज टर्म में तो उसके पास रहेगा, लेकिन आफ्टर द लीज टर्म फिर एसेट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, तो लेसी के पास, लेसी इसके पास से लेसर को वापस चला जाएगा। तो इस केस में थर्ड लाइन में फिर क्या लिखा हुआ कि फिर आपने शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ को बेस बनाना है। अब ये शॉर्टर वर्ड क्यों आ गया बीच में, इसको समझने के लिए जरा दो सी एग्जांपल्स आ रही हैं, उसको हम पढ़ते हैं, लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल थर्ड लाइन के एंड में लेट्स कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल्स बाय अज्यूमिंग, अब इन एग्जांपल्स को करते हुए क्या अज्यूम करना है आपने, परचेज ऑप्शन भी नहीं है और ओनरशिप भी ट्रांसफर नहीं है, तो लीज ए पड़ेगा, लेफ्ट साइड पे जो डाटा है उसके साथ लीज ए पड़ेगा। कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 15, यूजफुल लाइफ है सपोज 6 इयर्स, 15 का स्टार्ट था, 15 16 17 18 19 20, 6 साल यूजफुल लाइफ है। यूजफुल लाइफ मींस जितने ऐसे एसेट ने इस्तेमाल होना। लीज टर्म सपोज है 11 इयर्स, लीज टर्म क्या होती है, जितने अरसे में इंस्टॉलमेंट्स पे, ये डिफरेंस क्लियर रखिएगा, इंशाल्लाह बात बड़े आराम से समझ आ जाएगी। यूजफुल लाइफ का मतलब एसेट ने जितने से यूज होना, और लीज टर्म मींस जितने अरसे में इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है। अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि क्या लीज टर्म यूजफुल लाइफ से ज्यादा भी हो सकती है, लग तो रही है। देखिए प्रैक्टिकली बेटा सब कुछ पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल लेसी ने बैंक से नेगोशिएट ये किया कि मेरे रेंटल्स 11 इयर्स में ही रखिएगा, मैं उससे पहले पे करने की पोजीशन में। यकीनन 6 साल बाद क्या होगा, एसेट खत्म हो जाएगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट्स अभी बाकी होंगी, लाइबिलिटी अभी बाकी होगी। तो आप ये बताएं इस केस में डेप्रिसिएशन लॉजिकली, शॉर्टर वगैरह छोड़ दें वो तो रट्टा बाद में लगा लें, लॉजिकली डेप्रिसिएशन कितने अरसे में चार्ज होना चाहिए, क्यों, क्योंकि एसेट है तो इतने अरसे यूज होगा। हाँ एसेट खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी लीज लायबिलिटी 6 साल बाद खत्म नहीं हुई होगी, रेंटल्स अभी देने। तो लॉजिकली स्पीकिंग डेप्रिसिएशन शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ यूजुअली 15 एग्रीमेंट डेट। अब यूजुअल लाइफ सपोज 11 इयर्स है एंड देयर इज नो परचेज ऑप्शन व्हिच इज रीजनेबली सर्टेन, ये ध्यान में रखें। लॉजिकली बताएं डेप्रिसिएशन कितने अरसे में चार्ज होनी चाहिए, और यार 11 साल यार कमाल है। अब अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, परचेज ऑप्शन सर्टेन नहीं है, तो इट मींस एसेट ने लीज टर्म के बाद लेसी के पास रहना ही नहीं, उसने वापस चले जाना है। तो लेसी बस कितने अरसे उससे बेनिफिट ले सकेगा, वो पूरी यूजफुल लाइफ बेनिफिट दे नहीं सकेगा। तो अब इस केस में आपको 6 ईयर्स सिलेक्ट करना, कौन सा वाला 6 ईयर, लीज टर्म वाला। क्यों हम यूजफुल लाइफ अब कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो यूजफुल लाइफ तक रहना ही नहीं। तभी इन आइदर केस दोनों सिचुएशंस को देखें, इस तरफ पहले लीज ए में लीज टर्म ज्यादा है, यूजफुल लाइफ कम है, और अपोजिट साइड पे ये डिफरेंट है, लेकिन दोनों में आपका जो आंसर है वो शॉर्ट टर्म होगा। इस एंगल से दोनों को इकट्ठा देखते हैं। व्हाट इज द लॉजिकली आंसर इन लीज ए, 6 years for depreciation, वो 11 से शॉर्टर। व्हाट शुड बी द आंसर लॉजिकली इन लीज बी, कितने अरसे में डेप्रिशिएट होना चाहिए, वहां भी 6 years। इट मींस फाइनल फिर क्या हुआ कि अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, रीजनेबल परचेज ऑप्शन नहीं है, तो देन आप किस पे डेप्रिशिएट क्या करेंगे, शॉर्टर ऑफ द लीज टर्म। सब क्लियर है सर। अब आ जाएंगे सारी बहस को जरा, बाकी जो नीचे लिखा उसकी जरूरत जब पढ़ेगी पढ़ते हैं। जरा क्वेश्चन नंबर 3 पर मैं रिप्लाई करूंगा। सब्सिडेंट मेजरमेंट बेटा मीनिंग होता है कि ये जब एसेट को खरीदने के बाद बैलेंस शीट डेट आएगी तो आपने कैसे मेजर करें। तो एज इन ये 16 वही 16 वाले एसेट्स हैं जो डेप्रिशिएट हो रहे हैं। एक कॉस्ट मॉडल भी है और एक इवैल्यूएशन मॉडल भी है। अगर कॉस्ट मॉडल है तो देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ एनी इवैल्यूएशन,
और अगर इवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो जाए तो फिर हर साल या जब भी सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो जाता है फिर कैरिंग अमाउंट ऑफ फेयर वैल्यू को कंपेयर किया जाता है, तो वो जो सरप्लस लॉसेस की वजह से वो यहाँ भी इक्वली एप्लीकेबल। ना पता हो तो कॉस्ट मॉडल है, लेकिन अगर पता हो तो उसी तरह रिवैल्यूएशन मॉडल राइट ऑफ यूज एसेट में अप्लाई हो जाएगा जैसे आप अदरवाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सब्सिक्वेंट मेजरमेंट है। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट सिंपली मींस मेजरमेंट एट द बैलेंस शीट डेट आफ्टर इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट। ठीक, वो जब आएगा फिर उसको जरूरत है, सारा डिस्कस करेंगे भी आने दे चीजें। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका क्या ख्याल है फाइनली कि डेप्रिसिएशन कितने अस्से पे चार्ज करें? 10 साल की यार, कमाल है। बस शॉर्टर लेना है यार, शॉर्टर कब लेना है सर? तो सब ले लेंगे प्लीज 10 years। अब एक मिनट यहाँ तक सब कुछ रिवाइज कर ले तो पिछले दिन में भी किया, क्वेश्चन नंबर 1 में रीजनेबली सर्टेन है क्योंकि परचेज ऑप्शन बेटा इसलिए 10 years यहाँ लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में मैं आपसे कह रहा था लीज टर्म 4 साल है और 20% स्ट्रेट लाइन बेसिस पे यूजफुल लाइफ 5 year। तो वहां जरा सोच ले हमने कौन सी लाइफ ली थी, हमने 20% में डेप्रिशिएट किया था, तो शॉर्ट टर्म नहीं लिया हमने। यूजफुल लाइफ को क्यों लिया वहां? ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी वहां, तो शॉर्ट टर्म कब, जब ये दोनों काम ना हो। और क्वेश्चन नंबर 2 में इशू नहीं था, वहां लीज टर्म और यूजफुल लाइफ ऐसी सेम थी। अगर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होनी, परचेज ऑप्शन सेटल नहीं है, फिर शॉर्टर है, अदरवाइज यूजफुल लाइफ इज द बेस फॉर द डेप्रिसिएशन। क्लियर रहेंगे सर? ये ऑनलाइन स्टूडेंट सब क्लियर है? तो बेटा जब क्वेश्चन साइलेंट होगा तो कर लेंगे यार, ये सेकंड बढ़ जाता है। क्या ये आखिरी सवाल है मिस्टर जुल्करनैन? ये जो हो रहा है ये तो रहने दें, वो हो जाए तो क्या होगा, जब वो होगा तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। डेप्रिसिएशन चार्ज कर डिवाइडेड बाय सर 10, और पूरे साल किसके चार्ज कर रहे हैं, बिकॉज स्टार्ट ऑफ द ईयर पैसे पे है। तो बोलिए एनी फाइनली कंफ्यूजन? नहीं सर, ये सेम डेट दोबारा लिखें। नेक्स्ट रेंटल की डेट क्या होगी? 1 जुलाई 11, 1 जुलाई 11, हम किस डेट पर भी हैं, तो मैंने ये सेम डेट इसी काउंटिंग ईयर में दोबारा लिखवाई। किसी को कुछ जेन में आता है क्यों लिखवाई हो? 2 लाइनें छोड़े और टेबल बनाए जिनसे फाइनेंस का एलोकेशन टेबल। लीज के इन्वेस्टर्स में तकरीबन हर सवाल में ये टेबल बनना, तो इस पे ग्रिप होनी चाहिए। ये ठीक है, टेबल बना लें इंशाल्लाह, बात तो मैं करने लगा हूँ, आपको बल्कि याद रहेगी कल भी नहीं है। फाइनेंस चार्ट एलोकेशन टेबल। अब्दुलरहमान ये लास्ट इसी मेरा ख्याल बंद करे, काफी ज्यादा क्यों नहीं हुई है? आपके पास जो चलता रहे बंद करना, ये लास्ट वाले करने थोड़ी देर, अगर जरूरत होगी तो बाहर चला। जी डियर, मुझे इसके स्टार्टिंग पॉइंट्स पे बस प्रॉब्लम है कि वो सही हो गया आपका। डेट बता दें, मुझे अमाउंट बता दें, पहले से स्टार्ट करना होता है, ये पहला स्टेप ही अगर गलत हो रहा है बाकी सारा टेबल दोबारा बनाना पड़ता है। ठीक है सर, 20 मिलियन एक डेट और बता दें, बाकी भी मुझे आइडिया हो जाएगा कि अब आपको पता है।
दोबारा सेम डेट क्यों? एग्रीमेंट के मुताबिक अपने डेट्स लिखते जाना, कहते हैं। इस टेबल को बनाते हुए अकाउंटिंग ईयर्स नहीं लिखना है, एग्रीमेंट की डेट्स लिखनी है। अकाउंटिंग ईयर तब कंसिडर करेंगे जब फाइनली इस टेबल की बेस पर अकाउंटिंग एंट्रीज करेंगे। वो बेटा कंडीशन आप अपनी प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग से लिख रहे हैं, इंटरेस्ट की परसेंटेज वो आपने अब लिखी थी, उनकी जरा टेबल बना दो। प्रेजेंट वैल्यू की वर्किंग में इंटरेस्ट रेट ये लिखा हुआ आपने, ठीक है। बस इस तरह से करें, क्वेश्चन में रेट जितना दिया हो उसको एज इट इज यूज करें, उसको फर्दर राउंड ऑफ ना करें, जो दिया बस वही यूज किया करें। यहाँ तक अगर मेरी फिगर्स देखना, डेट्स मेरा सही, स्टार्ट ऑफ द ईयर लिखा, एडवांस में रेंटल से, यहाँ तक देखें, बाकी फिर एक नई चीज मैं बताता हूँ। फिगर्स काइंडली अपने दोबारा चेक करो, मेरी फिगर्स ठीक, मेरी भी देखना था, कोई राउंडिंग ऑफ डिफरेंस नहीं कहाँ पे, हर जगह ठीक है फाइनल।
चेक कर लो, मेरा ख्याल ठीक है। ये जरा बोर्ड पे देखो, जरा यहाँ तक। ओके, मैंने तो कहा था टेबल 0 हो जाता है यार, लेकिन ये टेबल इस वक्त 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी हमने सारी अमाउंट्स कंसिडर ही नहीं की। ये जो 20 मिलियन था शायद, ये भी हो सकता है, ये जो स्टार्ट में 20 मिलियन था, क्या इस 20 मिलियन में ऊपर वर्किंग देखें जरा, प्रेजेंट वैल्यू वाली, उस 20 मिलियन में 2 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू भी शामिल है। तो इसमें अपने रेंटर्स का जो कॉलम है ना, डाउन पेमेंट से लेके एंड तक जितने पैसे हैं वो सारे डेट वाइज अरेंज करने। कभी एक कौन सी अमाउंट रहती है जो एंड में लेसी ने पे करनी, इसकी डेट बताए क्या लिखूं? वो 5th ईयर के बिगिनिंग में नहीं है, वो एट द एंड ऑफ द लीज टर्म है। तो ये डेट्स भी सही होनी चाहिए। बताए क्या डेट लिखूं यहाँ? 30 जून 14, वो कितना है? 2 मिलियन। आप करें फाइनल। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जो आपकी पेमेंट्स हैं लेसर को, वो सारी अपनी कंसिडर करनी है इस टेबल में। बाकी कॉन्सेप्ट सारा वही है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे इंटरेस्ट है, बैलेंस फिगर आ जाएगी। ये ठीक है रिफंड अप्रोक्सीमेटली 0। वाली टेबल भी सही बनाए। क्या कर रहे हैं जुल्करनैन? इंटरेस्ट को आप बैलेंस की जगह लिखना चाह रहे हैं। देख लें, आप किसी फिगर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बना लिया करेंगे आप टेबल? बना लिया करेंगे सर। चले आइए जरा कॉन्सेप्चुअली इस टेबल को आप देखें। शुरू करो। ये जो फर्स्ट इंटरेस्ट है 2233, इसको सर्कल लगाएं। आपने 14.2 मिलियन पे ये पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया। 2233,075 कैसे कैलकुलेट हुआ? 14.2 मिलियन पे आपने रेट यूज किए, ऐसे ही। लेकिन आपको ये बताया जरा डेट से कि कब से कब तक का इंटरेस्ट है। 1 जुलाई 2010 से 30 जून 11 का पे कब हो रहा है? ये जो डेट्स लिखी हुई है, ये तो रेंटल की पेमेंट डेट्स है। 1 जुलाई 11, हमारा ये किस दिन एंड हो रहा है? तो क्या ये सारा इंटरेस्ट हमारे अकाउंटिंग का नहीं? कल वाले क्वेश्चन में तो हमें 10 मंथ्स और 2 मंथ्स करने पड़ रहे थे, लेकिन इस वक्त सिचुएशन ये है, डेट लिखना था। कब से कब तक का? 1 जुलाई 10 to 30 जून 11। पेमेंट डेट डेफिनेटली नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर की स्टार्टिंग डेट है। तो क्या अक्रूवल बेसिस पे ये इंटरेस्ट बनता हमारे ही साल का है और पे कब हो रहा है? तो अक्रूवल बेसिस पे कोई एंट्री बनती है हमारे अकाउंटिंग ईयर में? तो ब्रेकअप की जरूरत तो नहीं है, सारा इंटरेस्ट हमारा ही। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डबल 233,075 पे ना होने की वजह से इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट 2233,075। फाइनल है सर? एनी कंफ्यूजन? एनी अदर एंट्री इन दिस ईयर? देखने तो सबसे पहले एसेट आया, उसकी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हुई, डेप्रिसिएशन हो गई, इंटरेस्ट अक्रू हो गया। देखिए नेक्स्ट ईयर कर 3 साल है रिकॉर्ड, नेक्स्ट ईयर कहेंगे।
एंट्रीज नोट करनी है सर? जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर। उससे जरा ट्राई करेंगे 2 मिनट, कोशिश करें। रिपीट हो रही, कुछ कल बातें ऐसी हो गई, कोशिश करूंगा। मैं भी लिखता हूँ। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन एक सेट दिया कुछ नहीं पढ़े हुए एक तो बच्चों के पास ये जब सेट नहीं है तो बता दो फिर। जिन क्वेश्चन के बाद ये जिन सॉरी बच्चों के पास लीस वाला सेट नहीं है, एक ही बस देख रहा होगा फिर। क्योंकि पे अगले साल होगा शाम सर। 30 जून 2011 का इंटरेस्ट है, पेमेंट डेट नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में, इसलिए फिलहाल पेएबल बनेगा क्योंकि इसमें पे नेक्स्ट ईयर होगा। जी सर, रेंटल की पेमेंट होगी सर। रेंटल की या सिर्फ इंटरेस्ट की? मतलब रेंटल में दोनों ही है, दोनों ही। रेंटल के अंदर ही प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों ही है। क्या एंट्री की है? इज लायबिलिटी डेबिट किस अमाउंट से सर? प्रिंसिपल अमाउंट से 3566 925। इंटरेस्ट एक्सपेंस या पेएबल? पेएबल क्यों? अक्रू हो गया था, पैसे देने से लायबिलिटी रिड्यूस होगी, तो 22233075 और कैश और बैंक क्रेडिट रेंटल की अमाउंट से 58 लाख। कल हमें ब्रेकअप करना पड़ रहा था इस पेमेंट की एंट्री में। 10 महीने का पेबल था, 2 महीने का फिर एक्सपेंस था, लेकिन यहाँ क्योंकि सारा एक्सपेंस ही पिछले साल का था तो इसमें इस साल का कोई भी एक्सपेंस नहीं है। कोई कंफ्यूजन तो नहीं इस बात में? बाकी वाइंड अप कर लें यार, बाकी वही रिपीट होगा। डेप्रिसिएशन है और दोबारा एक इंटरेस्ट की होगा। क्योंकि पेमेंट हो गई है रिटर्न से, पेमेंट हो गई। अगर रिड्यूसिंग हो तो फिर नहीं, कैसे कर लेते हैं? 20 मिलियन माइनस 2 मिलियन मल्टीप्लाई बाय रेट, ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट सेम है। ये लास्ट में इंटरेस्ट को टेबल देखें, दोबारा देख लें, डेट्स देख लें, सही तरह सोच लें। 1672 144 के बारे में सोच लें, कब से कब तक का डिसाइड कर लें, लिख लें बहुत बड़ा, फाइनल कर इस बात को। 1 जुलाई 11 से 30 जून 2012, तो ये जो टेबल में लिखी हुई डेट्स पेमेंट डेट्स है, तो इसने आप पे
जी सर, एनी कंफ्यूजन? हो गया सबका? थर्ड ईयर भी बड़ा रिक्वायर्ड है, लेकिन थर्ड ईयर मतलब घर के लिए रखे हैं, कुछ और कर लेता है। अब रिपीट हो रहा है, तो इसके लिए कितनी एंट्रीज बनी? तीन। तीन एंट्रीज के लिए कर्ली स्पेस रख लें, कर्ली जरूर कीजिएगा घर जाके। 12 वाली एंट्रीज, 12 या 13, सॉरी 13 13। तो मीन वाले अंदर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट कर लें। कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना प्लीज? हाँ, जरा नेक्स्ट रिक्वायरमेंट करते हैं। स्पेस रख लें प्लीज, जरूर कीजिएगा। बी रिक्वायरमेंट पड़े सर, नई चीजें आ रही हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी प्लीज बी रिक्वायरमेंट पड़ेंगे सर। प्रिपेयर रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यहां तक तो बेटा वही एक्सट्रैक्ट्स हैं जो हम कल भी बना रहे थे। नई चीज आ गई, रिलेटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 12 अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स। ये जो नोट्स हैं, ये फिर जिस तरह स्केड्यूल्स वगैरह बनते हैं ये 16 में, उसी तरह कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स इस लीज के स्टैंडर्ड की भी हैं। तो नोट्स इंशाल्लाह अलग स्टार्ट करते हैं। पहले आप फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स बना लें, लेकिन एंड में अलॉन्ग विद कंपैरेटिव भी लिखा हुआ है, तो किस साल का कंपैरेटिव भी बनाना है। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कंपैरेटिव्स के साथ 12 शुरू करेंगे। इसमें कोशिश करें आप मिस्टेक ना हो, ये चीज अब रिपीट हो गई है शायद पहले। कंपनी नेम अब अवेलेबल है, कंपनी नेम लिखा है, मिरेकल टेक्सटाइल लिमिटेड। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज ऑन 30 जून 12। इस ईयर की फाइनेंशियल पोजीशन मांग रहा वही लिखे, लेकिन देन फिर फिगर लिखते हुए पहले करंट ईयर और देन कंपैरेटिव ईयर पिछला साल। राइट ऑफ यूज एसेट फाइनल करें। जी सर, लिस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन 11 तक 2 मिलियन एंड 12 तक 4 मिलियन एक्यूमुलेटेड। ओके प्लीज, 16 मिलियन and 18 million respectively. Then फिर करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज बनाएंगे जरा खुद से, कोशिश करें ना, टेबल पढ़ेगा खुद, 2 मिनट लगाए। करंट पोर्शन, नॉन करंट पोर्शन, तरह से चीजें जब रिपीट हो तो कोशिश होनी चाहिए कि सही।
लिखे फिर कोशिश करें। जी सर, 11 का क्लोजिंग बैलेंस बताएं टेबल में से। जून 11 का ठीक है, आपने कर लिया होगा, मैं वैसे पूछ रहा हूँ। टेबल से देख कर कर ली क्लोजिंग बैलेंस। आप लोग करें इतना वाइंड अप कर सकते हो, जस्ट मिनट नजर देखो तो बच्चे साथ मिल सकते हैं। ये जैन सब बिल्कुल गलत कह रहे हैं। 30 जून 2011 का क्लोजिंग बैलेंस सही नहीं पढ़ रहे आप लोग। नहीं बेटा 17 कहां से देगा, 17 कहीं 17 का नहीं सर जी, मैं 30 जून 11 क्या और सर जी नहीं है, 30 जून 11 नहीं है वो। आप ही करें, मैंने तो कहा था कर लेंगे। ये टेबल पूरा स्टार्ट से शुरू करेंगे पैसा। फर्स्ट जुलाई टाइम पे बैलेंस कितना, 20 मिलियन। फिर पहले दिन ही पेमेंट हुई, बैलेंस कितना रह गया, 14.2 मिलियन। फिर हमारा ईयर एंड आ गया, ये जो अगली पेमेंट ईयर एंड पे नहीं हो रही, बाद में हो रही है। 30 जून 11 का क्लोजिंग बैलेंस वही 14.2 मिलियन होगा जो हो गया था फर्स्ट जुलाई 10 पे। फर्स्ट जुलाई 11 के आगे जो 10.63 मिलियन लिखा हुआ है, ये कब हुआ? ये अगले अकाउंटिंग की फर्स्ट डेट पे होगा। तो व्हाट इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ 30 जून 11? बड़ा सा सर्कल लगाए सर, मैं तो सर लगा लेंगे 14.2 मिलियन। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, और अगर ये हो जाए देन कोई इशू नहीं आएगा। तो जो नेक्स्ट डेट लिखी हुई है वो पेमेंट डेट है, वो फर्स्ट जुलाई 11 है। हमारी बैलेंस शीट डेट है एज ऑन 30 जून 11, विच मींस कि ये वाला अभी रेंटल, ये सेकंड वाला भी पे नहीं हुआ होगा। ये फाइनल है प्लीज 14.2 मिलियन। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपकी मिस्टेक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, पहले आप क्लोजिंग बैलेंस डिटरमिन करना। अब आगे बताएं, इसमें से करंट कितना बना, 3566,925, और इसमें इसके पेमेंट के बाद नॉन करंट कितना बनेगा, वो तीन अमाउंट्स का सम 10633 आता है, वो नॉन करंट है। चेक करना चाहे जरूर किया करें आंसर। तो आप जिनकी मिस्टेक्स है कर ठीक करें, मैं भी लिखता हूँ बाद में। मैंने किस साल के एंगल से फिगर्स बताई हैं, 11 के एंगल से। 11 का टोटल टेबल 14.2 मिलियन है और उसका करंट और नॉन करंट पोर्शन है। 12 में मिस्टेक ना कीजिएगा, वो तो डेफिनेटली अब रिपीट होगा। ठीक है, उससे नेक्स्ट क्लोजिंग है, करंट नॉन करंट। ठीक है मतलब ठीक। अब क्लोजिंग बैलेंस किस डेट का फाइंड आउट करना, डेट बोलो 30 जून 11। अब टेबल देखें, 30 जून 11 तक कितने रेंटल पे हो गए, बस एक।
दूसरा भी तो हो गया जिसे मैंने टिक लगाया, ये हो गया, ये होगा, ये होने के बाद, पे होने के बाद, फर्स्ट जुलाई 11 वाला पे होने के बाद वो बैलेंस बचेगा। तो फिलहाल कितना बचा हुआ है, 14.2 में, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट अकाउंटिंग है जब एंड होगा 30 जून 12 पे, फिर वो 1 जुलाई 12 वो भी नेक्स्ट डेट है, तो वो आपका क्लोजिंग बैलेंस 10633 होगा, उसका करंट फिर 4127 समथिंग होगा, और वो नॉन करंट होगा। डन है, फाइनल है प्लीज, जब कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलो मुझे फिगर जरा दिखवा दो क्या लिखूं, करंट पोर्शन ऑफ 11 क्या था, 3.06, 95 नॉन करंट 10633 074 5 the current portion of 12 6505 219 ओके जी प्लीज, नहीं मतलब यहाँ तक ओके, अब याद रहेगा प्लीज। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट पेएबल भी है स्टोरी में, कितना कितना इंटरेस्ट पेएबल, 2233 075 एंड 1672 144। कट हो जाए प्लीज, तो लोग लिख रहे हैं कहीं, लिख के बता देना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स अगर लिख रहे हैं, लिख चुके हैं तो बता दीजिएगा। नहीं नहीं सर, इसी बी रिक्वायरमेंट में एक नोट्स की बहस है, तो नोट्स फंड डिपार्टमेंट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एक्सट्रैक्ट्स हो गए, और अब क्या रह गया, रिलेटेड नोट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। 5 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स बोलने दो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी कैश फ्लो और नोट्स। तो अब ये 5th कंपोनेंट की बात हो रही है। इन नोट्स से हम जहां जहां जिंदगी में पहले जरा फेमिलियर है, FA1 तक की स्टडीज में, तो थोड़ा सा रिवाइज कर लें अपने जहन में। आइए 16 जरा जहन में लाएं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नोट्स डिस्क्लोजर्स जब मांगे होते हैं तो एक स्केड्यूल बनाते हैं जिसमें जितने एसेट्स होते हैं उनके कॉलम्स बनते हैं, है कुछ जहन में, टोटल होता है, फिर डेप्रिसिएशन मेथड्स बताए जाते हैं, यूजफुल लाइफ्स वगैरह बताई जाती हैं। इन एडिशन टू दैट अगर कोई एसेट रिवैल्यू हो जाए, उसके फिर 4 डिस्क्लोजर्स दिए जाते हैं, किस डेट पर रिवैल्यूएशन हुई, आगे किसने की, फिर अगर कॉस्ट मॉडल होता तो कितनी कैरिंग अमाउंट होती, और रिवैल्यूएशन सरप्लस पर रिस्ट्रिक्शन वगैरह, तो ये सब हम नोट्स में लिखा करते हैं। तो उसी तरह अब अगर हम यहाँ आ जाए तो लीज से रिलेटेड भी कुछ डिस्क्लोजर्स IFRS 16 में स्पेसिफाइड है, जो लेसी ने, और फिर अगर लेसर होगा तो लेसर ने देने। तो अब हम क्या पढ़ने लगे आज कि लेसी की बुक्स में एज पर IFRS 16 अगर नोट्स रिक्वायर्ड हो तो कौन कौन सी चीजें एक्स्ट्रा शेयर होल्डर्स को स्पेसिफाई करनी है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो सबसे पहले नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से, जी बिल्कुल ठीक है, वो डिस्पोजल के भी डिस्क्लोजर्स होते हैं वगैरह, अच्छा अगर जहन ना आए तो हेडिंग बना लेना, मिलियन एक्स्ट्रा लिमिटेड, ये भी कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। नहीं बन जाएगा, अगर आधा सफाई ठीक नहीं इश्यू कर, मिलियन एक्स्ट्रा लिमिटेड नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और देखिए
30th June 2012। अब लेसी के अगर नोट्स रिक्वायर्ड हो, लीज में लेसी के नोट्स रिक्वायर्ड हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 जहां पढ़ रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट के नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हैं, वैसे 3 है लेकिन फिलहाल 2 की जरूरत है। तो इन पॉइंट रिक्वायरमेंट के नीचे जरा साथ आ जाए, थोड़ा सा पढ़ लें। 3 चीजों आसान सी बहस है, बस नई चीज आपको मिली है। मिल गया सबको? कहाँ लिखा हुआ? इफ नोट्स आर रिक्वायर्ड इन केस ऑफ लीज, lessee will disclose the leased asset, means right of use asset, as per IAS 16। मतलब जिस तरह IAS 16 में वो स्केड्यूल बनता है, कॉस्ट एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन और अगर रिवैल्यूएशन है तो अकॉर्डिंगली वर्ड्स, याद है? तो वो स्केड्यूल एज इट इज बनेगा राइट ऑफ यूज के लिए। इसमें फिर हम कैरिंग अमाउंट तक एंड में कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले एसेट का डिस्क्लोजर वही स्केड्यूल फॉर्म में होना जो IAS 16 में, ठीक है? जिसका IAS 16 में ओन्ड एसेट्स का बनता है, इसी तरह राइट ऑफ यूज का भी एज पर IFRS 16 बनेगा, ठीक है? तो ब्रैकेट में IAS 16 लिखा हुआ है, IFRS 16 लिखा हुआ है, मतलब इसका ये कि IAS 16 ही वाला नोट IFRS 16 में भी बनेगा। ये पता है IFRS 16 बोली जा रही है कि लीज का स्टैंडर्ड, तो पहला डिस्क्लोजर वही स्केड्यूल एज वेल एज मैच्योरिटी एनालिसिस रिक्वायर्ड। ये मैं क्या मतलब ये मैं एक्सप्लेन करता हूं। लीज के स्टैंडर्ड के मुताबिक जो हम असल में हम पहली एंट्री क्या करते हैं, जेन में राइट ऑफ यूज एसेट, तो राइट ऑफ यूज एसेट का स्केड्यूल बनता है, और जो लीज लायबिलिटी है उसका एक मैच्योरिटी एनालिसिस बनना है। ये क्या होता है मैच्योरिटी एनालिसिस, ये मैं बना के दिखाता हूँ। और इसके बाद नंबर 2 एक और लिखा हुआ है, इन एडिशन, इन 2 चीजों के अलावा, कौन सी 2 चीजों के अलावा? स्केड्यूल ऑफ राइट ऑफ यूज एंड मैच्योरिटी एनालिसिस के अलावा नंबर 3, इन एडिशन अ नैरेटिव इंफॉर्मेशन about the lease as given in the question is also required to be written after the disclosure। मतलब इसका ये है, जरा एक मिनट क्वेश्चन देखो जरा, ऊपर ही जो क्वेश्चन का डाटा। अब देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चन का डाटा हमें दिया है और हमसे अगर रिक्वायर्ड है कि हम नोट्स बनाएं, तो नोट्स का मतलब ये है कि हम शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो शेयर होल्डर्स के पास डेफिनेटली क्वेश्चन नहीं है, और अगर रियल लाइफ में हम चले जाए तो एग्रीमेंट हमारी कंपनी ने किया होगा, तो एग्रीमेंट का डाटा हमारे पास है। तो एग्रीमेंट के मुताबिक लीज टर्म कितनी है, इंस्टॉलमेंट की अमाउंट कितनी है, परचेज ऑप्शन है या नहीं है, ये हमें तो एग्रीमेंट में पता होगा, हम वहां से देख के कर रहे हैं वो सारी वर्किंग्स। लेकिन यही इंफॉर्मेशन ऑफ द लीज एग्रीमेंट शेयर होल्डर्स को भी डिस्क्लोज करनी है इंग्लिश में सेंटेंसेस लिख के। बस उन्होंने बताना है कि लीज टर्म कितनी थी इस एग्रीमेंट में, इसमें परचेज ऑप्शन सर्टन थी या नहीं थी, एडवांस में रेंटल से या एंड में रेंटल से। बल्कि एक स्क्रीन इस तरह करें, अब हम आज डिस्प्ले बना तो नहीं सकते, अगर पिछले पेज पे एटलीस्ट पढ़ लेते हैं। पिछले पेज नंबर 3 के एंड पे जरा डिस्क्लोज का थोड़ा जरा डिटेल आइडिया हो रहा है। तो एक तो स्केड्यूल हो गया जो मैंने बता दिया, मिल गया बिल्कुल एंड में। इफ लेसी मैयर्स द राइट ऑफ यूज एसेट एट रिवैल्यूड अमाउंट, अगर वो रिवैल्यूएशन कर रहा होगा जो फिलहाल नहीं है, तो फिर वही जो रिवैल्यूएशन रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हैं, रिवैल्यूएशन डेट क्या है, रिवैल्यूएशन की किसने है, कॉस्ट मॉडल पे इसकी कैरिंग अमाउंट क्या होती है, वगैरह वगैरह, वो सब एज इट इज होता है। सेकंड पॉइंट, ठीक है, सही है सर। मैच्योरिटी एनालिसिस मीनिंग मैंने भी बताना है, तो मैं बताता हूँ ये सब कुछ क्या लिखा हुआ है। और फाइनली जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ वो नैरेटिव एक पैराग्राफ की बात हो रही है, नैरेटिव डिस्क्लोजर मतलब ये इंग्लिश में एक पैराग्राफ लिख के बताना। उस इंग्लिश वाले पैराग्राफ में क्या क्या बताना? नंबर 1, नेचर ऑफ द लेसीज लीजिंग एक्टिविटी, मींस उसने किससे क्या चीज लीज करवाई है, वो हमें डाटा, ये सारा डाटा में क्वेश्चन से मिलेगा। एक बैंक से मशीन लीज करवाई, इसे हमने एक सेंटेंस के तौर पर लिखना, हाउ टू, वो मैं बताता हूँ। फिर इंफॉर्मेशन अबाउट परचेज ऑप्शन और गारंटी रेजिडुअल वैल्यू भी एक कॉन्सेप्ट होता है, इसको अंडरलाइन करके फिलहाल एक क्वेश्चन मार्क लगाना। फिलहाल हमें परचेज ऑप्शन का आइडिया है, लेकिन एक GRV भी होती है। परचेज ऑप्शन का तो आइडिया है सबको, क्या होती है परचेज ऑप्शन? एट द एंड ऑफ द लीज टर्म लेसी पैसे देके ओनरशिप एक्वायर कर सकता है। फिर अगर ये हो तो ये भी बताना है। फिर इंटरेस्ट रेट कितना है, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट कितनी है, और फाइनली जो आखिरी चीज है इसका तो मैं आइडिया दे देता हूँ। फिर समटाइम्स वर्ड्स अंडरलाइन करें, रिस्ट्रिक्शंस imposed by lesser in lease agreement, लेसी या लेसर। समटाइम बड़ा क्या करता है, लेसर एग्रीमेंट करते हुए लेसी की एक्टिविटीज पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। उसकी वजह देखिए, अगर एसेट लेसर ने दिया है
तो लेसर ने फिर अपने पैसे भी लेने हैं लेसी से, ये ठीक है। किसका एक रिस्क है कि पैसे मिले ना मिले, लेसर का। तो लेसर अपनी पेमेंट को सिक्योर करने के लिए समटाइम्स एग्रीमेंट में लिखवा लेता है कि जब तक मेरे रेंटल्स आप पूरे पे नहीं करेंगे आप फर्दर लीज नहीं करवा सकते। क्यों? ताकि उसके पैसे की सिक्योरिटी रहे, फर्दर लोन नहीं ले सकते। अब जब तक पैसे वापस नहीं होंगे शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देना। तो अगर इस तरह कोई चीज इम्पोज कर रहा है लेसर लेसी पे तो वो भी एग्रीमेंट्स में लिखी होती है। तो देर पर हम अकाउंटेंट्स का काम क्या है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को बता दें कि इस लीज की वजह से अगर हमारी एक्टिविटीज पे कोई रिस्ट्रिक्शंस है तो वो कौन कौन से हैं। तो मैंने जो 3 एग्जांपल्स दिए वो समझ आती है बात। इन तीनों में हमारे पैसे जाने हैं तो रिस्ट्रिक्ट कर देता है लेसर कि जब तक मेरे पैसे वापस नहीं करते ये काम नहीं करना। तो इनकी एग्जांपल्स जो मैंने बोली है जरा लिखने बैठो, उठते उठते जरा बैठो, 1 मिनट लिख तो ठीक। फॉर एग्जाम्पल, नो फ्यूचर लीज, और लोन, और नो डिविडेंड पेमेंट, till the completion of the payment. जब भी उधार लेंगे आप ऐसे या ऐसे तो फिर टर्म्स एंड कंडीशंस उसी की बर्दाश्त करनी पड़ती है। आईएमएफ से अगर पैसे लेंगे तो फिर बिजली की कीमतें उसकी मर्जी से बढ़ानी पड़ेंगी, फिर हमारी चॉइसेस नहीं है। ये चॉइस किसकी खत्म हो जाती है? बोरोअर की चॉइसेस खत्म हो जाती हैं, लेंडर की चॉइसेस रह जाती हैं। तो अगर ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो, हम अकाउंटेंट्स का काम सिर्फ क्या है कि शेयर होल्डर्स को ईमानदारी से पूरा पूरा बता दें। हाँ, अगर हमारे क्वेश्चन में हमें पता ही ना चले तो रिस्ट्रिक्शन है या नहीं तो फिर हम अपनी तरफ से रिस्ट्रिक्शंस नहीं लिख सकते। हम सिंपली सेंटेंस इस तरह लिख देंगे, देयर इज नो फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शन इन द लीज एग्रीमेंट। तो हाउ टू ड्राफ्ट द डिस्क्लोजर इंशाल्लाह ये फिर हम कल बनाएंगे, लेकिन आज इस तरह करें। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे है ना, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है, हमें कहा इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। तो जितना हो गया है उसके मुताबिक आप इस तरह करें। बात मैं पूरी करना चाह रहा था लेकिन हो नहीं सकती। क्वेश्चन नंबर 4 को ए और बी रिक्वायरमेंट्स के एंगल से होमवर्क कर लो। ए और बी रिक्वायरमेंट्स का होमवर्क करते हैं और ए रिक्वायरमेंट जरा मेरे सामने पढ़ लें। एक अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल कभी कभी वर्ड यूज कर देते हैं तो फाइनेंस चार्ज एलोकेशन टेबल ही का एक और नाम। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन इंशाल्लाह आपको महसूस होगा, प्लीज जरूर करके आइएगा। सब समझ गए सर? बाकी जो मैंने डिस्क्लोजर के एंगल से बातें की इंशाल्लाह कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज, प्लीज टाइम पे आएगा।